नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 12 मई और 12 मई के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा 12 मई का इम्पोर्टेंट आर्टिकल है गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर। फिर है प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना। भारत में चुनावी जो भी प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या मुद्दे आ रखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सबसे कॉमन सा टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक। फिर उसके बाद आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर। एंड देन उसके बाद जो ब्लैक मार्केटिंग होती है फर्टिलाइजर्स की। सबसे पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अभी ट्रिब्यूट जो है वो पे करी है। तो हमें यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बेसिक बेसिक फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, जिनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये एलिफ स्टोन जो महाराष्ट्र में ही बना हुआ है, इन्होंने अपनी यहीं से ही पूरी पढ़ाई कंप्लीट करी है। और उसके बाद पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद इनकी शादी बहुत जल्दी करवा दी गई थी और इनकी शादी हुई थी सावित्री बाई फुले से। दोनों ने मिलकर के खूब काम किया है पढ़ाई की फील्ड में। और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी वाइफ को भी पढ़ाया है और आगे चल के वो भी भारत की एक टीचर बनी। ठीक है। उसके अलावा वो भी फर्गूसन कॉलेज बाल गंगाधर तिलक द्वारा बनवाया गया था, वहां पे इन्होंने भी अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी कंप्लीट करी है। और फिर ये कांग्रेस के मेंबर बनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया। वो वाले पॉइंट्स जो बोले थे वो ज्योतिबा फुले के बारे में है, ये गोपाल कृष्ण गोखले में बता रही हूँ। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के मेंबर बनते हैं 1889 में और ये लीडर भी बन जाते हैं। प्रेसिडेंट तक इनको बनारस सेशन का चूज कर लिया जाता है। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना 1909 के, तो उन मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में भी इन्होंने हेल्प करा था। साथ ही साथ इन्होंने 1899 में बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इनको चूज किया जाता है, गवर्नर जनरल की मतलब बना हेल्प करने के लिए आगे। और साथ ही साथ ये अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ पीपल जो है लाला लाजपत राय की है, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया में जितना भी लाइब्रेरी बनाना, स्कूल क्लासेस देना, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए काफी सारी हेल्प की जाती थी। ये एमजे राणा डे से काफी इंस्पायर थे, इसलिए इन्होंने 1908 में राणा डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स को बनाया। और ये ही पर्सन थे जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट करा साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहां पे इनकी मुलाकात भी होती है गोपाल कृष्ण गोखले की गांधी जी से। तो वहां पर इनको इनवाइट करने के बाद साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं और वहां पर पर्सनल गाइडेंस इनको मिलती है गांधी जी को। तो साथ ही साथ यहाँ पर तो गांधी जी के अपने खुद के आप कह लीजिए मेंटोर बना लिए जाते हैं। मेंटोर या फिर आप कह लीजिए गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इनके ऊपर गांधी जी ने बुक भी लिखी थी, धर्मात्मा गोखले, इन गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम है हितवाद। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये सारे फैक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू गांधी जी और गांधी जी एंड गोखले। ये सारी चीजें छोटे छोटे से फैक्ट्स है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर इसमें आपको ये फैक्ट्स को दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, तो ये तो था आपका फर्स्ट टॉपिक। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना में क्या क्या है, जिसने अभी पूरे अपने 8 साल कंप्लीट कर लिया, अटल पेंशन योजना ने भी।
2015 9 मई को हुआ था। इसके 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 1 साल का पूरा आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसमें आपको कभी भी किसी भी कारण से मृत्यु होती है तो उसका बीमा दिया जाता है, जिसका नवीकरण आपको हर साल करवाना होगा। इसमें इस पूरे एज ब्रैकेट में 18 से 50 वर्ष की उम्र में जो भी यहाँ पे व्यक्ति आते हैं उनके पास एक बैंक या डाकघर का खाता है, और मतलब आप नामांकन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ 55 वर्ष की आयु तक के जीवन के जोखिम को आप जारी रख सकते हो। इसमें आपको 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है डेथ का ऊपर एक प्रीमियम मिलता है, और उसके लिए आपको हर साल 436 रुपीज देने होंगे। एनरोलमेंट करा सकते हो किसी भी उसमें जा करके, इजीली आप किसी भी बैंक में जा करके इसको आराम से, या फिर वेबसाइट पे जा करके भी ऑनलाइन करा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में अच्छा खासा यहाँ पर आ चुका है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर स्कीम के अंदर जो है 16.919 करोड़ से भी ज्यादा स्कीम में एनरोलमेंट हो चुके हैं, जिसके अंदर इतना आराम से पेमेंट आ भी चुका है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। और ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, सुरक्षा बीमा योजना ये इसके लिए आपको दिया गया है पूरा। ठीक है भाई, एक तो देखिए यहाँ पर, ये आपकी, ये है ज्योति बीमा योजना। एक है सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर क्या होता है कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए है। ये 1 साल का कवरेज होता है, जिसमें अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए पूरा दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वही 80 से 70 के बीच में आप आते हैं, अगर किसी भी एज में आते हैं, और इसमें 20 रुपए प्रति वर्ष लगता है, प्रीमियम पर 2 लाख रुपए मिलता है, और इस योजना के तहत आपको नामांकन भी करवा सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो अच्छा खासा इसमें भी पूरा एक तरीके से दे रखा है अमाउंट, लोगों ने काफी इसमें भी एनरोल किया हुआ है। और फिर आती है अटल पेंशन योजना, ये तीसरी इसमें योजना है, जिसको पूरे अपने 8 साल से ज्यादा कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर पुअर अंडर प्रिविलेज उन सबके लिए यहाँ पर एक पेंशन की योजना चल रही है, जिसको पूरा पेंशन की अथॉरिटी जो है वो पूरा देख रही है। पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण पूरा इसको यहाँ पर संभाल रहा है, जिसमें क्या होता है कि 80 से 40 उम्र के आप जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, उन सभी में, जो उन सभी के बैंक खाता धारकों के लिए जो है, जिसमें कोई किसी का कोई खाता धारक ना हो, उन सब के लिए भी यहाँ पर, और जो भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, सबके लिए यहाँ पर अलग से बनाया गया है। आपको यहाँ पर अराउंड अराउंड 60 की उम्र के बाद न्यूनतम 1,000 रुपए, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से यहाँ पर एक पूरा ये पूरा सरकार भी आपको कंट्रीब्यूट करके देगी, और आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर आप मंथली लेना चाहते हैं पेमेंट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से ये पूरी एक स्कीम है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्कीम सारी जो है आप लोगों ने पहले पढ़ी ही होंगी सभी लोगों ने, तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा स्कीम्स के ऊपर। शॉर्ट में ही आपको इसको मतलब पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर है। भारत में यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर कर्नाटका में आपको पता है कि यहाँ पर शुरू होने वाली है इलेक्शंस, तो उसी के रिस्पेक्ट में जो इलेक्शंस यहाँ पे शुरू हो रही है, उसी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो हमारे इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें जो है पूरा एक क्या इश्यूज रहते हैं भारत में, चुनावों के ऊपर इश्यूज कितने सारे रहते हैं। सबसे पहला, मनी। मनी और मसल पावर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मनी और मसल पावर के ऊपर। बाहुबली क्रिमिनल कैंडिडेट्स को यहाँ पर लेकर के आना, बूथ कैप्चरिंग चलो कम होती जा रही है, जैसे होता है ना कई बार जा करके रोक लेना, धमकाना, मारना, पीटना, ये चलो अब थोड़ी सी ये चीजें रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं पूरे एरिया को। उसके बाद गवर्नमेंट की जो पूरा पैसा है उसको मिस यूज करना, तो यहाँ पर मशीनरी का मिस यूज करना ये भी बहुत कॉमन सी बात है। और वहां पर जो अपने मतलब, अगर आपने कोई कैंपेन भी करना है तो उसके लिए आपको जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी उसका यूज करना, जातिवाद का यहाँ पर होना, सांप्रदायिकता का होना, ये बहुत बड़ा इशू है।
क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे कल्चर के बहुत सारी जो है विशेषताएं, बहुत सारे लोकतांत्रिक मूल्य के सबके लोग रहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो एक कास्ट है, मतलब अगर कोई कास्ट, एक पॉलिटिकल पार्टी किसी कास्ट के, तो वो उसी वहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खेलती है। तो ये अपनी कास्ट के लोगों को टिकट दे देना, तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं। मॉरल वैल्यूज यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिक्स को एक बिजनेस की तरह देखा जाता है और उसमें रिलीजन का सहारा लिया जाता है, और ऐसी चीजें की जाती हैं तो सिर्फ उनके लिए फायदेमंद होती है। तो इस तरीके की चीजें ना बहुत कॉमन होती हैं। उसमें आगे कदम उठाने के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। जो हमारे वोटर्स हैं उनको जागरूकता कराने की जरूरत है, इलेक्शन में रोल प्रिपेयर करने की जरूरत है, ईवीएम्स मशीन को बेहतर रूप से सही तरीके से बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ विमेन पार्टिसिपेशन, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि वैसे देखो है, मैं ये नहीं कहूंगी विमेन पार्टिसिपेशन नहीं है, पर विमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, तो यही है सारे पॉइंट्स यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छोटे छोटे से आपको आइडिया होना चाहिए। वुमेन पार्टिसिपेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। और बाकी देखो यही है कि इसमें आपका निगरानी रखना, इलेक्शन कमीशन को और मजबूत करना, ये सब पॉइंट्स भी लिखे गए हैं कि भाई हमें इलेक्शन कमीशन को और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। वैसे तो देखो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग, मैं ये नहीं कह रही, पर उसमें जो जो खामियां हैं, देखो परफेक्ट तो नहीं है ना, खामियां तो उनमें भी हैं, तो उन खामियों को यहाँ पर भी ठीक करने की जरूरत है। तो यही इसके अंदर पॉइंट्स हैं, ये बात। ठीक है, चलिए, ये आप चैलेंजेस देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए, जैसे सीएपीएफ जैसा एग्जाम हो गया, उसके लिए भी आप प्रिपेयर करो, तो आपके लिए बहुत काम की ये चीज है। तो वहां पर ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कॉमनली, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फोर्थ है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी लोग जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, जो यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। यूरोपियन संघ ने, ईयू ने यहाँ पर अपना एक पूरा बना दिया है इसके ऊपर एक्ट। भारत में अभी भी इसके ऊपर कोई एक्ट लागू नहीं होता है। तो क्या है इस एक्ट की इंपॉर्टेंट चीजें? ये सबसे पहला भाई 2021 में इसको बनाया गया था, जिसमें ये बोला है कि भाई अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आती है तो फिर भी वो यूरोपियन संघ की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य, इन सब के जोखिम को कम करने के लिए एक रूपरेखा तैयार होगी। और इसमें डेफिनेशन क्या दी गई है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की? इसको बोला गया एक सॉफ्टवेयर के रूप में बताया गया जो बहुत ज्यादा नई तकनीकों के साथ बनाया गया है, और जो भी एक मानव जो भी चीजें कहता है उसका आपको यहाँ पर एक जो है एक निर्णय या एक लिस्टिंग आपको तैयार करके दे सकता है, जो अपनी खुद की यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें उन्होंने यहाँ पर जोखिम भी बताए हैं। जोखिम कौन कौन से बताए पढ़ेंगे? अस्वीकार्य, उच्च, सीमित और न्यूनतम। चार प्रकार के उन्होंने यहाँ पर जोखिम की भी एक लिस्ट दी है। और इसी में यहाँ पर जो है ये बोला कि जब भी कभी इस तरीके की चीजें होंगी तो वहां पर सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे, इसका एक यूज है ना कि भाई आप अपना फेस आईडी इस्तेमाल करते हैं, आप अपना बायोमेट्रिक इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाता है। और किसी व्यक्ति के व्यवहार को विकृत करने की अचेतन तकनीकें हो सकती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने काफी रिस्क वगैरह और सारी चीजें रिक्वायरमेंट को देख करके बताया है। हर चीज में, चाहे हेल्थ के मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, कानून का हो, न्याय वितरण का हो, हर प्रकार से हर चीजों को यहाँ पर सेटल करने के लिए इन्होंने अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर कई कंपनीज का ऐसा कहना है कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेटर है, बहुत अच्छे इसके ऑप्शंस है। कईयों का ऐसा कहना है कि ये एक सही नहीं है, इसमें नई नई प्रॉब्लम हमें कंसर्न होंगी, यहाँ पर हमारे ट्रेड के सीक्रेट्स बाहर निकल करके आ जाएंगे, हमारी पूरी एल्गोरिदम बाहर निकल के आ जाएगी। तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन में नहीं आता है, कईयों का यहाँ पर ऐसा कहना है। ठीक है,
अब इसमें क्या क्या चीजें ठीक करने की जरूरत होगी भाई? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी जो नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी ना सबसे पहले तो। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी भाई, किसकी जवाबदेही है। अगर मान लीजिए कभी कोई इसमें आगे चल के प्रिवेसी लीक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो यहाँ पर किसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। सेंसिटिव एरियाज में भी इसको इस्तेमाल करेंगे, हम एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे, हम क्रिमिनल्स में इस्तेमाल करेंगे, हम हेल्थ में इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही जो सेंसिटिव चीजें होती हैं उनका फिर यहाँ पे क्या सोल्यूशन, ये देखना पड़ेगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी देखनी होगी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रिवेसी सबसे बड़ा, ये मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी चीज है। तो ये एक उसके लिए पूरा एक होता है ना फ्रेमवर्क तैयार करना, वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो प्रिवेसी, डाटा प्रोटेक्शन, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। और कभी कोई मान लीजिए अनजान में नुकसान हो गया तो उस पर भरपाई कौन करेगा। ठीक है। और कभी ये हेरा फेरी धोखा हो जाता है तो ये अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं। ह्यूमन कंट्रोल मान लो कभी इस पे चला ही गया, रोबोट मूवी देखी है ना, ह्यूमन कंट्रोल चला गया, तब क्या करेंगे। ह्यूमन कंट्रोल चला गया तो फिर हम क्या करेंगे उसमें, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं इसके। तो उन्होंने काफी सारे यहाँ पर अपने रिस्क भी बताए हैं कि अगर ये चीज हम लागू करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पर लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो है वो रिस्क में भी आती हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी नई नई चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये है इस तरीके से पूरा। अगला है हमारा आरबीआई के गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर। आरबीआई जो है यहाँ पर वो अपना गोल्ड रिजर्व बता रहा है। उनका जो गोल्ड रिजर्व है पूरा वो भंडार 794.64 टन हो गया है। अभी रिसेंट का डेटा आया मार्च एंड 2023 तक। ठीक है भाई, पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है गोल्ड का रिजर्व। काफी अच्छी बात है। ये इंक्रीज क्यों हुआ है इसके पीछे यहाँ पर रीजन है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसको बैलेंस करा है। जितने भी यहाँ पर जो फीट जो यहाँ पर वो होती है ना, जो गलत करेंसी है, उसको हमने यहाँ पर निकाला है। अलग अलग पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे बनाने शुरू किए हैं। तो इसकी वजह से ये चीजें बहुत इजी हो गई हैं और लेकर के आना भी स्टार्ट हो गए हैं। और विविधीकरण भी इससे हो गया। जब 1997 का एशियाई संकट आया था, 2007-8 के बाद भी ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद से सबका, सारे केंद्रीय बैंक का सोने को जो है संभालने के लिए एक रवैया चेंज होता गया, जिससे हमारा एक हेल्प आगे बढ़ती गई। गोल्ड है उसकी बहुत अच्छी वैल्यू भी है आगे चल के। अगर कभी मान लीजिए बहुत तगड़ी इन्फ्लेशन आ जाती है या फिर राजनीतिक अनिश्चितता आ जाती है, तब भी हमारे यहाँ पर गोल्ड का भंडार बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। अगला है ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर। ब्लैक मार्केटिंग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, फर्टिलाइजर्स की खूब की जाती है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड। ठीक है, उर्वरक उड़न दस्ते यहाँ पर उनका गठन किया गया है। और वो गठन जो है 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए हैं, जिनका आपस में मिक्स करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 112 यहाँ पर मिक्सचर होंगे, सब कुछ इकट्ठा करके। कृषि पर यूरिया, कृषि यूरिया पर सब्सिडी दे जाना, सब्सिडी वाले यूरिया का उद्योग और सीमा पार भेजने का प्रोत्साहन देना, रॉल, प्लाईवुड, क्रॉकरी, मोल्डिंग पाउडर, ये सब कुछ बनाना। और तो ये सब जो है सरकार यहाँ पर किसानों को उपलब्ध कराती है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि बहुत नई नई प्रैक्टिसेस भी की जा रही हैं, तो लेकिन उनकी ब्लैक मार्केटिंग खूब होती है। तो सरकार ने यहाँ पर इसके लिए अलग से एक फर्टिलाइजर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो बनाया है। उर्वरक की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किसानों में जागरूकता लेके आना। ठीक है, एक राष्ट्र एक उर्वरक स्कीम को लेके आना, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना, सो दैट जो पूरा एरिया है, पूरे सारे लोग हैं, उनको सारी चीजों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रहे, पूरी समझ रहे। उन सब के लिए यहाँ पर नए नए प्लान्स को स्टार्ट किया गया है। ठीक है। अगला है हमारा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय कृषि भूमि पत्तन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है, जिसका सारा काम क्या है कि भारत में बनी जितने भी यहाँ पर लैंड पोर्ट है, आसपास जो भी जितने भी पोर्ट बने हैं, उनको सबको चेक करना, उनकी स्थापना देखना। 9 भूमि जो है यहाँ पर लैंड 9 पोर्ट्स यहाँ पे बने भी हुए हैं भारत के अंदर।
तो ये सब इनकी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है भाई, ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम देखती है। 9 है अभी भारत के अंदर ऐसे पोर्ट्स जो कि सारा चेक करती है, जैसे कि अटारी में है, एक अगरतला में है, रक्सौल में है, सुतरकांडी में है। तो भारत के अंदर काफी सारे अच्छे खासे ऐसे पोर्ट हैं जो कि पूरा मैनेज करती है। बॉर्डर्स के अराउंड, बॉर्डर्स ऑफ इंडिया के अराउंड सारा देखा था। 2010 में इसको क्रिएट किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो यही दिल्ली खान मार्केट में बने हुए हैं। ठीक है भाई, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, याद रखिएगा। इसकी जो लोगो है वो वसुदेव कुटुंबकम है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वो है तुंगनाथ टेम्पल। काफी फेमस टेम्पल है तुंगनाथ टेम्पल। ये क्या चीज है तुंगनाथ टेम्पल? ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में बना हुआ है। ये एक शिव टेम्पल है जो कि काफी ऊंचा है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग आप लोगों ने सुना ही होगा, मंदाकिनी और अलकनंदा के वहां पर बना हुआ। तुंगनाथ का मतलब भी क्या होता है? बहुत ऊंचा। यहाँ पर जो है ये पूरा ऐसा कहा जाता है कि स्टोरी जो है वो पांडव महाभारत से जुड़ी हुई है। तो ये शिव जी को डेडिकेटेड है। महाशिवरात्रि यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पांडवों ने यहाँ पर इसको बनाया था ऐसा कहा जाता है। और इसी के साथ में कुछ थोड़ा सा दूर में जो है वो माउंट कैलाश भी बना हुआ है। पार्वती और माउंट और शिव जी का यहाँ रहा करते थे ऐसा इसमें कहा जाता है। इसके पीछे की बहुत ज्यादा कहानी है। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर। तो इस तरीके से ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है भाई, इसको कंप्लीट कीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों का भी यूपीसीएस आ रहा है। यूपीसीएस की बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक कि आपकी पूरी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूपीपीसीएस। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।